हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम करा रहे हैं वो है आपकी क्लास 5th की बुक रिमझिम। रिमझिम का चौथा अध्याय है नन्हा फनकार। ये एक कहानी थी जिसे हम पढ़ और समझ चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे इसी कहानी के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों को जो हमारी बुक के चैप्टर के बाद में दिए गए हैं। उनको हम कैसे समझेंगे, कैसे हमें करना है, ये सभी चीज़ें करेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपसे जो कोई भी प्रश्न आपसे बोला जाए कि आपको करना है, ये आप करिए, अपने आप से करिए। तो कोशिश करिए कि उसे अपने आप से ही लिखिए, क्योंकि धीरे धीरे हमें आंसर्स बनाने की हैबिट पड़ने लगती है। तो इसलिए जब कहीं पे भी आपसे बोला जा रहा है कि आप सोचिए, आप विचारिए, तो उसको ज़रूर आप अपने आप से सोचिए, विचारिए और तब उसका उत्तर दीजिएगा। तो अब जो पुस्तक में हमारे पास अभ्यास कार्य दिए हैं, प्रश्नोत्तर दिए हैं, हम उनको करेंगे। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है केशव की घंटियाँ। वो घंटियाँ बना रहा था ना, तो हम उसी पर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है? माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तुमने ये खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? ये बात क्यों कही उन्होंने, किस लिए कही? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें से सही ऑप्शन चुन के लिखना है। तो नंबर 1 यानी कि का जो हमारे पास दिया है, केशव के काम की तारीफ में कही उन्होंने ये भी बात। खा है यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। गा, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, हम किसी से अगर बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए शायद अकबर ने कही होगी। घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए, यह जानने के लिए ये घंटियां बनाई किसने है। क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, इसलिए कही होंगी, क्योंकि अकबर को इस चीज़ का यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा भी ऐसी घंटियां बना सकता है। चाह है हमारे पास, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, या इन सब के अलावा कोई और कारण होगा जो आपको ठीक लगता हो, आप उसे यहां पर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है कि बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां नहीं बना सकता है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं तो आप यहाँ से नहीं लिखना शुरू कर दोगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था। आपको पूरा प्रॉपर आंसर बनाना है। तो आप पूरा लिखाओ, बताओगे कैसे? बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो इस तरीके से पूरा सही से आंसर आप लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? केशव पत्थर पर घंटियां और कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो जो भी उससे बना रहा है, जैसे भी, उसको आप पेंसिल से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। फिर है, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो अगर हो सकता है तो आप, जैसे यहाँ पर हमने एक नक्काशी की, एक इतनी बारीक नक्काशी की एक तस्वीर आपके लिए है, एक इमारत की है, तो आपको अगर कोई भी ऐसी पिक्चर मिलती है तो उसे भी आप अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। कोशिश करिए जो बनाने के लिए बोला गया है उसे आपको पेंसिल से बनाना है, और किसी खास इमारत या कोई नक्काशी की कहीं फोटोग्राफ आपको मिल जाए तो उसे कट करके आप अपनी कॉपी में चिपकाइएगा। नेक्स्ट है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि बहुत से लोग जो हैं काम के सिलसिले में किसी वजह से जो है एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। अगर ऐसा कहीं कुछ है अपने आसपास में, या आपका ही घर में ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे लिख सकते हैं, या आसपास में कुछ हुआ हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता तब वह दूसरी जगह आकर बस जाता है। तो आकर बसने का कारण तो ये है, लेकिन आप आसपास के भी किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसके विस्थापन का क्या कारण रहा, वो क्यों वहां आकर बसा, आप ये भी लिख सकते हैं। अब
दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है कहानी से, जो हमने कहानी पढ़ी है उससे। क्या है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी। तो जब अकबर केशव से बात कर रहे थे ना, तो बीच में वो पहरेदार आया था ना, तो वो पहरेदार का आना अकबर को क्यों पसंद नहीं आया था, क्या कारण था। आप भी सोचिए क्या कारण था। अगर आपको लगता है तो आप वो कारण लिख सकते हैं, हमने यहाँ एक कारण लगाया। अगर आपको सही लगता है तो आप ये लिखिए, नहीं तो आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो क्या है, अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसीलिए अकबर को पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। तो भाई देखिए, जो पहले राजा हुआ करते थे ना, तो उन्हें क्या होता था, वो अपनी प्रजा का हालचाल कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे। तो वो क्या करते थे, वो अपना राष्ट्रीय भेष वगैरह छोड़ देते थे, एक सिंपल आदमी बन जाते थे, जैसे लोग रहते हैं वैसे होते थे, और करके अपनी प्रजा के बीच निकल जाते थे और उनसे पता करते थे कि भाई आपको क्या दिक्कत है। उनको जो सामने से बात कर, उनको ये नहीं पता होता था कि ये अकबर है। वो सिंपल जो है बात करते थे जैसे कोई एक नॉर्मल आदमी होता है, साधारण मनुष्य होता है, वैसे बात करते थे। तो इसीलिए जब भाई उनको कोई, अगर मान लीजिए कोई, हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं और वो हमको ये शो कर दे कि हम राजा हैं, तो उस सामने वाले की बात करने का अंदाज बदल जाएगा, वो हमें रिस्पेक्ट देने लगा, अपनी प्रॉब्लम हमको नहीं बताएगा। तो इसलिए जब पहरेदार आया तो अकबर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति की तरह आए थे, वहाँ काम सीख रहे थे, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ जान रहे थे। लेकिन जब सामने वाले ये चीज़ समझ जाएंगे कि भाई वो राजा हैं, तो फिर उनसे ठीक से बात, मतलब फिर उनके बात करने का अंदाज बदल जाएगा। तो ये चीज़ कारण से जो है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब है दूसरा प्रश्न, लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। जब उसने गले में माला, हाथ में अंगूठियाँ देखी, तो केशव मन ही मन सोच रहा था कि ये ज़रूर कोई बड़ा आदमी है। तो यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। अमीर आदमी, भाई अमीर आदमी ही मोतियों की माला और इतनी सारी अंगूठियां पहन सकता है, और प्रतिष्ठित आदमी मतलब बहुत ही ऊंचे पद पर प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, ऐसा चीज सोचना, ऊंचे पद पर विराज। लेकिन ये केशव ने नहीं सोचा था कि सच में जो है बादशाह अकबर आ गए हैं। प्रश्न 3 है, खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों की तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। पशु पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, जैसे कोयल जैसी मीठी आवाज बोला जाता है ना, हिरणी जैसी आंखें। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण होते हैं, तो उन्हें आप भी ढूंढिए। हमने कुछ ढूंढ के रखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और आप खुद भी ढूंढिए तो उनको भी लिखिएगा। तो क्या हमने उदाहरण ढूंढे हैं, शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन। गर्दन मोरनी की गर्दन कैसे पतली होती है, तो किसी स्त्री की गर्दन अगर पतली होती है तो उससे बोला जाता है क्या, कि मोरनी जैसी पतली गर्दन है। कोयल की आवाज़, किसी की आवाज़ बहुत मीठी हो तो बोलते हैं कोयल जैसी आवाज़ है। हिरणी सी चाल, आप हिरण को चलते हुए देखोगे, एक पैर के आगे दूसरा पैर ऐसे रखते हुए चलती है, बहुत ही उसकी संतुलित चाल होती है। हाथी जैसी मत वाली चाल, कोई मदमस्त होके चले, अरे रास्ते में कुछ भी आए कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, मदमस्त होते हुए चला जा रहा है, तो वो मदमस्त चाल जो है वो हाथी से कंपेयर करी जाती है। तो इसी तरीके से और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, तो उनको भी आप खोजने की कोशिश करिए, अपने बड़ों से पूछिए, टीचर से पूछिए, आपको और भी बहुत से उदाहरण प्राप्त होंगे। अब है प्रश्न संख्या 4, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। इतना बड़ा बादशाह और बोले कि हम नक्काशी सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा तो संदेह भरी नजरों से देखने लगेगा। तो केशव तो छोटा सा बच्चा था, तो वहां पर केशव जो है, जब अकबर ने बोला कि हम भी नक्काशी सीखेंगे, तो वो बहुत ही डाउटफुल, संदेह भरी नजर होती है ना, कि डाउटफुल, ये सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, इतना बड़ा राजा है पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो एक जो डाउट होता है ना, वो डाउट थी उसकी नजरों में,
पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या है। तो उस निगाह से उन्होंने देखा था केशव ने। अकबर बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। तो यहाँ संदेह भरी नज़रों से तात्पर्य है कि इतना बड़ा बादशाह क्या इतना बारीकी का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सीखना चाहता है, हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए, कुछ हो जाए। तो इसीलिए जो है केशव ने उनको ऐसी निगाह से देखा था। प्रश्न 5 है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताइए। 10 साल का बच्चा काम कर रहा है तो क्या इतने कम उम्र के बच्चे को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जो भी आप उत्तर देंगे तो उसका तर्क आपको देना होगा। अगर काम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपका उत्तर रहेगा उसके साथ आपको तर्क देना होगा। तो यहाँ क्या है, केशव 10 साल का है, उसकी उम्र में बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। तो 10 साल का बच्चा, ये तो पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, बचपने की उम्र है। अगर इसी उम्र में वो काम करने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, उसका बचपना कहीं खो जाएगा, वो खेल कूद नहीं पाएगा। तो इसलिए इतने छोटे उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, मतलब जो पैसे कमाने का जो काम होता है वो नहीं करना चाहिए। प्रश्न 6 है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उसे बादशाह अकबर मिलने आए थे, इतना बड़ा आदमी मिलने आया था, तो केशव सबको बार बार बता रहा था, भाई अकबर आए थे, हमसे ये बात किया था, तो सबको वो बार बार बता रहा था चीज। तो क्या बता रहा होगा? आप सभी की सोच में अलग अलग होगा। आप इमेजिन करो, आपको जो कोई भी अच्छा लगता है, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई हो और आपसे मिलके जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या बताना चाहोगे? तो उसी तरीके से केशव अपने सभी मित्रों को, जान पहचान के, आस पड़ोस को क्या बता रहा होगा, ये आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? केशव सबसे कहता होगा, मुझे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई है। तो हमारी समझ में हमने ये लिखा। आप सब अपने भाई क्या कहते हैं, उम्र के बच्चों के साथ अगर आप ये चीज़ बात करोगे तो आप क्या डिस्कस करोगे? अगर आपसे कोई सेलिब्रिटी मिलने आता है, मान लीजिए बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, हम सेलिब्रिटी बोल देंगे, अगर कोई आपसे मिलने आता है तो आप कैसे बात करोगे उनसे, क्या क्या बताओगे अपने मित्रों को कि उन्होंने हमसे क्या बात करी, क्या नहीं करी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, शब्दों की निराली दुनिया। अब ये शब्दों की निराली दुनिया में क्या है देखते हैं। प्रश्न 1 है, का नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो। नक्काशी जैसे किसी काम को, जैसे जो बारीक हो, जो मेहनती काम हो, ऐसे किसी काम को। तो ऐसे काम क्या होंगे? बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि। जिनमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा, नक्काशी के लिए छेनी हथौड़ी की ज़रूरत थी, तो अब इसी तरीके से कुछ काम को ढूंढिए जिसमें कुछ औजारों का इस्तेमाल होता है। तो हमें वो औजार यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे हमने लिखा, बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार हैं आरी, लकड़ी काटने के लिए। तो आरी किसके लिए इस्तेमाल होती है? लकड़ी काटी जाती है, आपने देखा होगा ना, लकड़ी काटते हैं। उसी तरह हथौड़ा इस्तेमाल होता है बढ़ईगिरी में। कील ठोकने के लिए, भाई जब लकड़ी का ज्वाइंट करना होगा तो हम उसमें कील ठोकते हैं ना, तो कील ठोकने के लिए। रंदा होता है लकड़ी घिसने के लिए। आप देखते हो ना, लकड़ी जब कटती है तो खुरदुरी रहती है, बहुत ही, आप उसको टच करोगे तो बहुत रफ फील होगा। तो रंदा जो लगाते हैं उससे क्या होता है, लकड़ी जो है वो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। फिर है जमूर, कील उखाड़ने के लिए। या अब कील गड़ गई, मान लो गलत गड़ गई, तो क्या करेंगे? तो उसमें ऐसे करके दो ऐसे बनाता है, कील इसमें फंस जाती है आगे ऐसे, और ऐसे करके खींच के निकाल ली जाती है। कील मान लीजिए ऐसे है, और ये ऐसे गोल गोल होता है ना उसके ऊपर, वो ऐसे करके फंस जाती है और फिर ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो उसको बोलते क्या है? जमूर। तो इसी तरीके आप कोई और भी काम ले सकते हो, मिस्त्रीगिरी का काम ले सकते हो,
वो लीजिए, उसमें पता करिए क्या क्या औजार लगते हैं, तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। फिर वो औजार किस लिए काम में आते हैं आपको ये भी लिखना होगा, ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। खा है छैनी, हथौड़ी, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। यानी कि आप छेनी लेंगे, छेनी हथौड़ी ये किस में मारेंगे, हम पत्थर पे मारेंगे, किरचे पत्थर की उड़ेंगी, तो ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, पत्थर से जुड़े हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं, जैसे आरी, तो अब क्या इन्होंने दिया है, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। अब लकड़ी का काम जब होता है, आप सभी के यहाँ कभी ना कभी कारपेंटर लगा होगा, ठीक है, तो कारपेंटर के काम में लकड़ी लगती है, तो लकड़ी से जुड़ा और कौन कौन सा काम होता है, देखिए लकड़ी पे प्लाई भी लगती है, बोर्ड लगता है, एक होता है, उसके ऊपर सनमाइका लगता है, उसमें फेविकोल लगाया जाता है, कीलें लगाई जाती हैं, तो उससे जुड़े जो कोई भी शब्द होते हैं आपको वो यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आरी, रंदा, बुरादा। बुरादा कैसे होता है, लकड़ी को जब काटा जाता है तो महीन महीने से जो पाउडर से निकलता है उसको बुरादा बोलते हैं। प्लाई लगाते हैं, लकड़ी मोटी होती है, पतली पतली प्लाई लगती है। सूत भी लगता है, कोई चीज़ अगर करी जाती है तो उसमें लपेटा जाता है कील में, और तब ताकि कील टाइटली, पेच या कील जो है वो टाइटली जो है छेद के अंदर बैठ जाए। कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जब लकड़ी का काम होता है तो उसमें आते हैं, तो उनको ढूंढिए और यहाँ पर लिखिएगा। नेक्स्ट है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। तो देखिए बहुत दूर दूर से हर एरिया में अलग अलग नाम होता है। अब जैसे किसी जगह सनमाइका को कुछ और कहा जाता होगा, कील को कुछ और बोला जाता होगा, तो आपके एरिया में जो कोई भी चीज़ बोली जाती है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये काम आपको अपने हिसाब से करना है। आपके एरिया में जो चीज़ जैसे बोली जाती है आप वैसे लिखोगे, नहीं बोली जाती तो एज इट इज़ नाम आप लिख दोगे। अगर आपके यहाँ रंदा बोला जाता है तो आप रंदा ही लिख दोगे, सनमाइका बोला जाता है तो सनमाइका लिखेंगे, बुरादा बोलेंगे तो बुरादा लिखेंगे। तो जो कुछ भी आपके एरिया में बोला जाता है आपके आसपास में, आप उसको वहाँ पर वैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब है प्रश्न संख्या 2, क्या दिया है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। तो कटाव जो है उसका धातु शब्द है कट। अब उसमें कटाव हो सकता है, काटो हो सकता है, काट कर हो सकता है, कटाना हो सकता है, कट से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो इसका जो मूल धातु शब्द है वो क्या है, कटाव। कट, उसका धातु शब्द क्या है, कट है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं आपको बतानी है। अब नीचे कुछ संज्ञाएं दी हैं, आपको बताना है कि ये कौन सी क्रिया से बनी है। इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे है चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। तो ये शब्द क्या हैं, ये आपकी सभी क्या हैं, संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाएं कुछ क्रियाओं से बनी है, उनको चुनना है और फिर उन्हें संज्ञाओं उसमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। जैसे चुनाव है, चुनाव किससे बना है, चुन से। उसका मूल धातु शब्द क्या है, चुन है। ये किसे, अच्छे फूल का चुनाव कर लो, इस तरह वाक्य बनाएंगे। दूसरा है पड़ाव, पड़ाव बना है पड़ से। आज यही पड़ाव डाल दो, क्या है, यही पड़ाव डाल दो। फिर है बहाव, किससे बना है, बह से। नदी का बहाव तेज है, क्या है, नदी का बहाव तेज है। लगाव, लग, पढ़ाई से उसका लगाव है। तो इस तरीके से आप वाक्यों को बनाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। अब जो बुदबुदाई हमारा रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन में कुछ बोलना, मतलब हमारी आवाज़ नहीं आएगी, हमारे होंठ हिलेंगे, बुड़बुड़ करके आवाज़ आएगी, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो साफ तरीके से सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं बुदबुदाना। फिर क्या है, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना भी कुछ आवाज़ भी ये बाहर सुनाई देती हैं। तो हम जैसे हम फुसफुसा रहे हैं तो ये ऐसी आवाज़ आती है।
और उसी तरीके से गुनगुनाना, गाना हम गुनगुनाएंगे लेकिन कौन सा गाना है आप ये नहीं समझ पाएंगे। धुन से भले समझ जाएं लेकिन उसके शब्द आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही को हमें क्या करना है, हमें अब सेंटेंस बनाने हैं। बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फिर दूसरा है फुसफुसाना, हमने लिया, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। नेक्स्ट है भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। कोई गुस्से में होता है करके चला जाता है तो उसको भुनभुनाना कहते हैं, तो बेवजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। तो आप वाक्य अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। क्या दिया है, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि। अब वो पहरेदार आया था, अब अकबर आए तो केशव को ये चीज़ पता नहीं थी कि बादशाह अकबर है, तो वो अपना काम में जुटा था, अकबर खड़े थे और वो उनसे बात कर रहा था। इतने में पहरेदार आता है दौड़कर और ये बात केशव से बोलता है कि ये भाई बादशाह अकबर हैं, तुम उनके सामने बैठने की ज़रूरत कैसे करते हो, खड़े हो सलाम करो। तो ये बात जो है पहरेदार ने केशव से क्यों कही होगी, इसका क्या कारण होगा। तो पहला जो हमारे सामने ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से सही ढूंढ कर लिखना है। तो पहला क्या दिया है, बादशाह के सामने बैठ रहे उसका अपमान है, यानी कि बादशाह के सामने बैठना बादशाह का अपमान है, इसलिए बोला होगा। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, तो पहरेदार क्या था, वो ये कहकर दिखाना चाहता था कि मैं बादशाह अकबर का बहुत बड़ा वफादार हूँ, इसलिए। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। तो बादशाह जब कैंपस में आए जहाँ नक्काशी हो रही थी, तो ये बात पहरेदार को पता नहीं चली, तो वो घबरा गया था। तो इस बात को छिपाने के लिए वो दूसरे पर गुस्साने लगा कि वह जो अकबर को ये चीज़ ज़्यादा माइंड ना हो। बादशाह का महल से बात करना, केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो बादशाह केशव से बात कर रहे थे, ये बात पहरेदार को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ये बात कही। तो सही ऑप्शन क्या है, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता है, मतलब मैं बादशाह का बहुत बड़ा वफादार हूं, इस बात को उसने जताने के लिए बादशाह के सामने केशव को इस तरीके से डांटा होगा कि भाई जो बादशाह है वो हमसे बड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे इस बात, इसलिए उस पहरेदार ने ये बात कही होगी। तो यहाँ पर जो है हमने अपने इस पाठ के जितने भी अभ्यास का और प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए हुए थे, हमने सभी हल किए। आप अगर इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं या और भी पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखना चाहते हैं, व्याख्याओं को देखना चाहते हैं, तो आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस देखेंगी। देखिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपकी क्लास है 5th, तो आप जैसे ही यहाँ 5th पे सिलेक्ट करेंगे, 5th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आपको करना है अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने हिंदी रिमझिम बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी पार्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वहाँ पर कुछ टॉपिक्स ओपन होके आएंगे, मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक पढ़ाए होंगे वो आपके सामने होंगे। आपके पास पाठ की व्याख्या होगी, अभ्यास कार्य होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को दूर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।